मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान समय में उपस्थित चुनौतियां। इसके पहले हम लोग ने टॉपिक किया था, उसमें राष्ट्रीय आय थी। राष्ट्रीय आय की गणना करने में किन किन आर्थिक क्रियाओं को या इकोनॉमिक फिनोमेना को शामिल करते हैं, किन को शामिल नहीं करते हैं। फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं हम लोगों ने देखी, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी। आज हम लोग का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के संदर्भ में जब कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन किया गया है और इसके पहले से ही कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे सिनेरियो को हम इसी के संदर्भ में देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियां। चैलेंजेज बिफोर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियां। जाहिर सी बात है कि इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें पेशेंटली सुननी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जब से हम स्वतंत्र हुए 1947 से, तब से भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां थीं। कुछ ऐसी चुनौतियां थीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में थीं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पूंजी की कमी, तकनीक की पिछड़ापन, परंपरागत समाज, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब समस्याएं थी। और कमोवेश ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं किसी न किसी रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चैलेंजेज या चुनौतियां हैं ये अब उस रूप में पूछी नहीं जाएंगी। ना तो यूपीएससी के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी और ना ही यूपीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर जो विभाजन है, मुख्य विभाजन है, वो अब हुआ है जो कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ है। और इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो विश्व के अनेक देशों ने लॉकडाउन किया है या भारत ने भी लॉकडाउन किया है, तो इस कारण से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो अब जो एक सिनेरियो उभर कर आ रहा है वो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो दौरान जो लॉकडाउन किया गया है, यहां से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां उपस्थित हुई हैं। तो सबसे पहले इसी पे देखते हैं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष पहले सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित हुई है वो हुई है जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गई है। जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरी है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरी है, तो इसके पीछे कारण एक थोड़ा लॉकडाउन के पहले से ही अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ जाना शुरू कर दी थी या विकास दर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी। क्योंकि 2017-18 तक हम देखते हैं तो लगभग 7% की विकास दर हमने हासिल की थी, लेकिन धीरे धीरे ये विकास दर कम होती गई। और इसके पीछे कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि कहीं ना कहीं वो विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिए थे। जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कदमों में सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी किया गया था। नोटबंदी से असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का पहले प्रभावित होना शुरू हुआ। यद्यपि असंगठित क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो 1, 2 या 2.5 साल 3 साल बाद प्राप्त होते हैं। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी से ही कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था में एक गिरावट देखने को मिली थी विकास दर की। इसके बाद जीएसटी का लागू होना, जीएसटी के लागू होने से कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग था या उत्पादक वर्ग था उसके अंदर एक घबराहट सी आ गई, या जो कहा जाता है कि थोड़ी सी असंतोष की स्थिति आई। और कहीं ना कहीं जीएसटी को लागू करने में जो हम लोग की आधी अधूरी तैयारी थी वो एक बहुत बड़ा बाधक बन गई।
तो इससे क्या हुआ कि जो छोटे उत्पादक और व्यापारी थे ये प्रभावित हुए। कुछ अन्य नीतियां थीं जिसके कारण अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे उत्पादन गतिविधियां कम होना शुरू हो गई। जैसे माना गया कि आज से 2 साल पहले ही धीरे धीरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इनमें वृद्धि कम होना शुरू हो गई थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि जैसे यूएस और चाइना के मध्य ट्रेड वार शुरू हुआ, तो यह माना गया कि इस ट्रेड वार का भारत बहुत अच्छा फायदा उठा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इसके फायदा उठाने में चूक गया और विश्व के अन्य देश जैसे फिलीपींस, मैक्सिको, वियतनाम, इस तरह के देश, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने, इस तरह के देशों ने उसका फायदा उठाया, जबकि भारत फायदा उसका उतना इस ट्रेड वार का नहीं उठाया। यदि ट्रेड वार का फायदा उठाता भारत, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देशों या यूएस और जापान के जो निवेशक चाइना में निवेश करते थे, वो कहीं ना कहीं भारत में निवेश करते और भारत के पास जो सबसे बड़ी समस्या है पूंजी की उपलब्धता, उसमें कुछ न कुछ सुधार होता। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और जो रियल एस्टेट थी, ये एक भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसमें धीरे धीरे गिरावट शुरू हो चुकी थी। तो इस कारण से कोविड-19 पैंडेमिक के पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो कम होना शुरू हो गई थी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि जो हमारी पॉलिसी थी या जो हमारी नीतियां थी घरेलू स्तर पर, ये नीतियां ही कहीं ना कहीं हमें निवेश या जो हमारे देश में विदेशी निवेश होना था उसको प्रभावित करने लगी थी। तो कई चीज एक साथ मिलकर, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी का लागू होना और नीतियों की अस्पष्टता, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो लेबर लॉ है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को हैरेस करता है या उसको थोड़ा सा हतोत्साहित करता है। हमारे यहाँ लेबर लॉ थोड़ा कठोर है। दूसरा माना गया कि हमारे यहाँ जो भूमि अधिग्रहण, लैंड इक्विजिशन है, वो उतना अच्छा नहीं है, वो उसकी नीतियां बहुत स्पष्ट नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उत्पादक वर्ग है या निवेशक वर्ग है वो निवेश करने से हतोत्साहित होता है। और जो सेज की स्थापना हमने की थी जिन उद्देश्यों को लेकर, उस सेज ने भी बहुत अच्छा हमें रिजल्ट नहीं दिया। तो कई कारण थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम होना शुरू हो चुकी थी। अब सबसे बड़ी समस्या कहां आ गई कि जो हमने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जिसे कहा गया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, इससे लागू किया गया, फिर इसी का एक्सटेंशन करते हुए 25 मार्च से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। और यह लॉकडाउन ऐसा था जिसमें हर प्रकार की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसमें आर्थिक गतिविधियां भी थीं, उत्पादक गतिविधियां भी थीं, किसी प्रकार की हर प्रकार की एक्टिविटी को बंद कर दिया गया। ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो गया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे ही दबाव में थी और इस लॉकडाउन के बाद वो और दबाव में आ गई। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, जिसमें उत्पादक गतिविधियां भी, परिवहन गतिविधियां भी, वाणिज्य, व्यापार, सब तरह की गतिविधियां बंद कर दी गई। तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई। धीरे धीरे इस लॉकडाउन को बढ़ाकर ले आया गया आगे तक और 3 मई के बाद कुछ हद शर्तों के साथ सीमित रूप से छूट दी जानी शुरू हुई। लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थीं, उन्हें 25 मार्च या 22 मार्च के पूर्व अवस्था में लाने में हम उतने सक्षम नहीं हो पाए। आज अक्टूबर का अंतिम समय चल रहा है, अक्टूबर महीने का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन आज भी जो अनलॉक 5 शुरू हो चुका है, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने 25 मार्च के पहले वाली अर्थव्यवस्था के स्तर पर नहीं आ चुकी है, उत्पादन गतिविधियों के स्तर पर नहीं आ चुकी है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि निवेश भी उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो पा रहा है।
निवेश इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है, और अर्थव्यवस्था में मांग कम है। जब अर्थव्यवस्था में मांग कम है तो निवेशक या उत्पादक निवेश या उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि जब मांग कम है तो हमारा निवेश पूरी तरह से हमें लाभान्वित नहीं करेगा या हमारा निवेश फंस जाएगा। तो निवेशक और उत्पादक निवेश और उत्पादन को अभी होल्ड करके चल रहे हैं, सीमित रूप से ही निवेश या उत्पादन कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लॉकडाउन के कारण अधिकतर भारतीयों की आय में कमी आई है, और उनकी आय में जब कमी आई है तो वो मांग को होल्ड करके रखे हैं। वो आवश्यक वस्तुओं की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उपभोग वस्तुओं की मांग नहीं कर रहे हैं या लग्जरियस गुड्स की मांग नहीं कर रहे हैं। वो उसको होल्ड करके रखे हुए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कोविड-19 पैंडेमिक का दौर कब तक चलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी। एक तो उनके हाथ में आय नहीं है, जो बचत है वो भी वो होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये ठप है, मांग कम है, लेकिन एक विरोधाभास देखा जा रहा है कि मांग तो कम है लेकिन जो मुद्रास्फीति है वो ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत कम है। अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि अक्टूबर महीने तक भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर आया है वो 25 मार्च 2020 के पहले का मात्र 60 to 70% ही आ पाया है, 80% नहीं पहुंच पाया है। यानी कि जितना 25 मार्च के पहले अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार होता था, आर्थिक गतिविधियां जिस स्तर की होती थी, आज भी हम उस स्तर की मात्र 60 से 70% तक ही पहुंच पाए हैं। और एक बड़ी रोचक बात है कि इस दौरान आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी, तो इन्हें चालू करने में या स्टार्ट करने में एक लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि तुरंत उत्पादन गतिविधियां नहीं शुरू की जा सकती हैं। उत्पादन गतिविधियां धीरे धीरे होंगी। जो निवेशक है या उत्पादक है वो देख कर चलेगा कि कितनी मात्रा में हम उत्पादन करें जिससे हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री न बचे। तो जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है इसमें कमी आई है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटी है। और इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्रत्येक तिमाही यानी कि प्रत्येक 3 महीने पे गणना की जाती है। तो जो इसके पहले वाली तिमाही थी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसे ले लेते हैं, ये वृद्धि दर है परसेंटेज में, और ये टाइम है। टाइम का मतलब तिमाही है। ये सपोज कर लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, ये जून तक का टाइम है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर तक का महीना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर तक का महीना है। और ये फिर हो गया जनवरी फरवरी मार्च। ये क्या है कि ये फाइनेंशियल ईयर का तिमाही है। ये फाइनेंशियल ईयर जो था हमारा, ये शुरू करते हैं इसको 2020 से लेकर 2021, ठीक है। ये 2% वृद्धि थी, ये 4%, ये 6%, ये 8%, ये 10%। तो जो मार्च के पहले जो वृद्धि दर थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी, और यह कम होते होते इस तिमाही के अंत तक, जो ये तिमाही थी, इस तिमाही के अंत तक ये नीचे चली गई और वृद्धि दर नकारात्मक हो गई, क्योंकि ये माइनस में आ गई फिर। और नकारात्मक वृद्धि दर कितनी हो गई? -23.9%। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इंडियन इकोनॉमी को, बहुत बड़ी डेंट थी इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लगभग 24% नकारात्मक या निगेटिव 24% वृद्धि दर लेकर चल रहे हैं, तो सवाल यहाँ उठता है कि हम इस वृद्धि दर को कितनी देर में पॉजिटिव रूप से लेकर आ जाएंगे, कितना हम कब तक हम पॉजिटिव आएंगे। तो सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि टाइम कितना लगेगा पॉजिटिव आने में।
यानी कि जो हमने अर्थव्यवस्था हमारी गोता लगाई है नीचे, इसको शून्य पर आने में कितना टाइम लगेगा, और फिर इसे रिकवर करके जो पूर्व अवस्था थी यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था जितनी अधिक जल्दी रिकवर करेगी उतनी जल्दी वृद्धि दर को प्राप्त करेगी। तो समस्या ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ नीचे चलेगी। विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं, लगभग जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें वृद्धि दर कम हुई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो अनएक्सपेक्टेड रूप से बहुत कम हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए गए, जिसमें उद्योगपतियों को राहत दिया गया। एक खास काम किया गया कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज सरकार द्वारा दिया गया। इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से यह माना गया कि कहीं न कहीं इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को एक जो धक्का मिलेगा, या कहा जाता है कि एक प्रोत्साहन मिलेगा, और इससे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है कि अर्थव्यवस्था में जब तक मांग नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तब तक वृद्धि को, या अर्थव्यवस्था में वृद्धि को, जो विकास दर है या उत्पादन गतिविधि या निवेश गतिविधि है, इसको पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना करता है सरकार की, कि सरकार जो 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा या अधिकांश हिस्सा 80 to 90% हिस्सा ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। इससे जो उपभोक्ता है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और जब तक उपभोक्ता के हाथ में आय नहीं जाएगी तब तक अर्थव्यवस्था इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलेगी। तो उपभोक्ता के हाथ में जब आय जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा? मांग करेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था इस नकारात्मक वृद्धि से तभी बाहर आ सकती है जब हम घरेलू डिमांड को बढ़ाएं। तो कहा गया कि इससे जो उपभोक्ता वर्ग हैं हमारे देश के, इनके हाथ में डायरेक्ट इनकम दी जाए, डायरेक्ट पैसा दिया जाए, जिससे वो अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाएं, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इससे उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेशक निवेश करेगा। तो ये पूरी सिनारियो हम लोग के सामने है कि जो बेल आउट पैकेज दिया गया इस मंदी से बाहर निकलने के लिए, वो कार्य तो कर रहा है, लेकिन उससे एक आशंका ये भी जगी है कि जो ऋण के रूप में पैसा दिया जा रहा है अर्थव्यवस्था में, वो बहुत कारगर इफेक्टिव कदम नहीं है। कहीं ना कहीं उपभोक्ता के हाथ में डायरेक्ट ऋण पैसा दिया जाता है उपभोग को प्रोत्साहन करने के लिए। तो पहली समस्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन किया गया है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को सकारात्मक बनाया जाए, जो नकारात्मक बनी हुई है, और इसको पूर्व अवस्था पर लेकर आया जाए। ये समय जितना कम होगा उतना ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अच्छी होगी, या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मिलेगा। तो पहली समस्या थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन कर गई है अर्थव्यवस्था, या इसमें डिक्लाइन हुआ है, ये कम हुई है, तो इसे बढ़ाया जाए। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब से हमारे देश के सामने बेरोजगारी एक समस्या के रूप में रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, और कहा जाता था, एक गणना की गई कि जब लॉकडाउन किया गया था 22 मार्च से, और लगभग पूरा मई ही मान लीजिए, तो उस समय भारत में लगभग 26% से अधिक बेरोजगारी हो गई थी। लेकिन अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना था कि जब पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियां ठप थी तो फिर बेरोजगारी दर 26% की कैसे रुकी थी, इसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि लगभग 70-80% आर्थिक गतिविधियां ठप थी इस दौरान। तो बेरोजगारी फिर 26% ही क्यों कम थी? तो इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन ये बात सत्य है कि बेरोजगारी दर पहले से एक बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष। वो लॉकडाउन के दौरान अपने विकराल रूप में सामने उपस्थित हुई,
और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी का है। अब बेरोजगारी एक समस्या कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक कहा जाए कि सेटबैक है या एक बहुत जो कहा जाए कि नकारात्मक इसके लिए एक प्रभाव डालेगी। देखिए, यदि व्यक्ति बेरोजगार होगा तो उसके पास आय नहीं होगी तो वो वस्तुओं सेवाओं की मांग नहीं करेगा, और वस्तुओं सेवाओं की मांग नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियां क्या होंगी? कम होंगी। उत्पादन गतिविधियां कम होंगी तो जो निवेश होगा ये भी क्या होगा? कम होगा। और निवेश कम होगा तो इससे रोजगार के अवसर क्या होंगे? कम होंगे। जब निवेश ही कम होगा तो रोजगार के अवसर कम होंगे, और रोजगार के अवसर कम होंगे तो आय कम होगी तो अर्थव्यवस्था में मांग नहीं होगी, और अर्थव्यवस्था में जब मांग नहीं होगी तो इससे उत्पादन गतिविधियां शुरू नहीं होंगी या कम होंगी। जब उत्पादन गतिविधियां कम होंगी तो निवेश कम होगा, और जब निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा। तो ये अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? एक मंदी की तरफ ढकेल देंगे, जो दीर्घकालिक मंदी की तरफ लेके चले जाएंगे। तो और दूसरा क्या होगा कि ये तो बेरोजगारी जब होगी तो ये आय को कम कर देगी। दूसरा, जो बेरोजगार होंगे, अब सरकार का दायित्व है कि इन बेरोजगारों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाएं। तो जो संसाधन है सरकार के पास, जो सीमित और प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, जो बहुत कीमती संसाधन है सरकार का, जो अन्य मदों पे खर्च कर सकती थी, वो सरकार प्रीशियस जो उसके पास रेवेन्यू है वो इन बेरोजगारों के कल्याण में खर्च करेगी सरकार। तो दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। एक तो ये बेरोजगार अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं कर पा रहे हैं या अर्थव्यवस्था की वृद्धि में किसी प्रकार का योगदान नहीं दे रहे हैं। दूसरे, ये प्रीशियस रिसोर्सेज को हजम कर रहे हैं या खा रहे हैं, या सरकार इन पर व्यय कर रही है, क्योंकि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। और इस लोक कल्याणकारी राज्य की पहली मान्यता यही है कि हमें सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी दोहरा दबाव अर्थव्यवस्था पर डालती है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए? सरकार को इसके लिए कई प्रकार की योजनाओं को संचालित करना होगा। जो पहले योजनाएं थीं इन्हें और प्रभावी ढंग से संचालित करना होगा। सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं हैं या रिसोर्सेज बहुत कम हैं, सरकार के पास इनकम बहुत कम है, तो सरकार इस बेरोजगारी की समस्या के लिए पहले से ज़्यादा दृढ़ संकल्प होकर कार्य करे, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। और जो सरकारी योजनाएं हैं सिर्फ उनके ही माध्यम से बेरोजगारी का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए स्वरोजगार और निजी क्षेत्र को भी आगे आना होगा। दुर्भाग्य से हमारे देश का जो निजी क्षेत्र है वो आगे बढ़कर जो पहल करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान के लिए वो एक इनिशिएटिव स्टेप लेना चाहिए, वो नहीं ले पाता है। तो बेरोजगारी हमारे देश के सामने पहले से समस्या थी। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी और बढ़ी है। बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? क्योंकि भारत में जो रोजगार है इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो रोजगाररत लोग हैं या एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए लोग हैं, इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले हैं संगठित, जिनको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और दूसरे हैं असंगठित, जिनको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। भारत में जो कुल रोजगाररत लोग हैं उसमें मात्र 5% लोग संगठित क्षेत्र में हैं और 95% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। संगठित क्षेत्र का या ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि वो लोग जिनकी आय निश्चित है, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है और जिनको जीपीएफ पीपीएफ की सुविधाएं या पेंशन की सुविधाएं मिली हुई हैं और उनकी आय निश्चित है। और इसमें क्या है? इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं और इसमें प्राइवेट या निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी हैं। तो कुल भारत की जो इम्प्लाई हैं या कुल एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई जनसंख्या रोजगाररत हैं उसका मात्र 5%, यानी कि बहुत छोटा सा सेक्शन है।
बाकी असंगठित क्षेत्र कुल कार्यशील जनसंख्या का 95% है और इसे मूलभूत सुविधाएं जो नौकरी से मिलनी चाहिए, जैसे कि निश्चित इनकम या जॉब सिक्योरिटी या जीपीएफ पीपीएफ की सुविधाएं, वो इसे प्राप्त नहीं है। और लॉकडाउन में इस संगठित क्षेत्र का की इनकम घटी है, क्योंकि इनकी इनकम पहले से कम की गई है, सैलरी में कटौती कर दी गई है। ये तो पूरी तरह से वनरेबल हो गया या पूरी तरह से इसकी आय घट गई, कहीं कहीं तो इसकी आय जीरो हो गई, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां इस लॉकडाउन में क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, सबसे ज़्यादा वनरेबल यही वर्ग है, सबसे ज़्यादा इसे ही बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी की समस्या दूर करनी हो और मांग की समस्या को दूर करनी हो, निम्न मांग की समस्या को दूर करनी हो, तो हमें असंगठित क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना होगा, क्योंकि यह वर्ग तुरंत आय प्राप्त करके उसको खर्च करता है या उसको व्यय करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग ज़्यादा बनी रहती है। तो बेरोजगारी की समस्या, इसके लिए दोनों तरह के प्रयास करने चाहिए कि एक तो ये होना चाहिए कि हमें हर क्षेत्र में रोजगार सृजन करना चाहिए, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। साथ में हमें स्वरोजगार के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा जो कई तरह के लोन की योजना चलाई गई है, इसको बहुत प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि इस लोन वाली स्कीम को कि स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाएगा व्यक्ति को, ये बैंकों के माध्यम से ही चलाया जा सकता है। तो बैंकों को और पब्लिक ओरिएंटेड किया जाना चाहिए, जनोन्मुखी किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को बिना हैरेस हुए ही आवश्यकता अनुसार लोन मिल जाए और वो स्वरोजगार के लिए कार्य कर सके। तो जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष इस समय है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी पहले से एक समस्या थी और लॉकडाउन के कारण यह समस्या और बड़े रूप में आ गई है। जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था के सामने है, वो है गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होता है। परंपरागत रूप से लिया जाए तो इसमें मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल किया जाता था, लेकिन अब उसे ब्रॉड किया गया है। रंगराजन समिति की सिफारिशों पर उसे ब्रॉड किया गया है, तेंदुलकर समिति की सिफारिशों पर उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन मूल मान्यता वही है कि व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो उसे गरीब माना जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के समय से ही एक गरीबी एक बहुत बड़ी अभिशाप के रूप में रही है, और आज भी लॉकडाउन के पहले माना जाता था कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 20% भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है। भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस वर्ग के उत्थान के लिए भी क्या करती थी, प्रयास करती थी। लॉकडाउन के दौरान गरीबी और बढ़ी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बेरोजगार हुआ है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो सीधे सीधे उसे गरीबी रेखा में शामिल किया गया है। सरकार इसको लेकर गरीबी के स्तर को, कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन में यह संख्या जो गरीबी का स्तर है ये 20 से बढ़कर 30% हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जनसंख्या का बेरोजगार हुआ है और सीधे सीधे वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। इस वर्ग के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे उसके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया गया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। साथ में ये भी किया गया है कि महीने में उसे मुफ्त 5 किलो अनाज और लगभग 5 किलो अनाज के साथ साथ 1 किलो चना भी दिया गया है। तो इस प्रकार की योजनाओं का संचालन किया गया है गरीबी निवारण कार्यक्रम में। ठीक है, ये सब समस्याएं जो थी उनको सॉल्व किया गया है गरीबी निवारण योजनाओं में। अब हम आते हैं जो अगली समस्या है। गरीबी एक समस्या तो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष, लेकिन आज लॉकडाउन के समय ये और विकराल रूप में आई है गरीबी, जिस रूप में हमें इसको देखना चाहिए कि ये एक समस्या, जटिल समस्या जो अर्थव्यवस्था के साथ सर्वाइव करती है, इसे और बेहतर तरीके से करना चाहिए। अब हम आते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अगली चुनौती है, वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अगर एक निश्चित दर से बढ़े मुद्रास्फीति, जैसे भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए 4 से लेकर 7% के आसपास माना जाता है, कहीं कहीं 5 से 6 दिया होता है, लेकिन 4 से 7% के आसपास यदि मुद्रास्फीति है, नियंत्रित दर से है, तो ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी और आर्थिक गतिविधियाँ या उत्पादक गतिविधियाँ इससे बढ़ेंगी। लेकिन यदि 7% से अधिक मुद्रास्फीति है तो ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित करेगी। भारत इसमें बड़े विचित्र डायलेमा में फंसा हुआ है, बहुत विचित्र तरीके से, एक तरह से दुविधा में फंसा हुआ है। दुविधा में कैसे है कि माना जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग होती है, वस्तुओं सेवाओं की मांग होती है, यदि मांग अधिक होगी और उत्पादन स्तर यदि समान बना रहेगा तो मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ेगी, और जब मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति भी कम होगी। इस समय बड़ी विचित्र स्थिति है कि अर्थव्यवस्था में मांग कम है लेकिन मुद्रास्फीति अधिक हो रही है। अब एक डायलेमा वाली कंडीशन है कि अर्थव्यवस्था में मांग कम है। मांग इसलिए कम है क्योंकि जो लॉकडाउन के बाद व्यक्ति के हाथ में उतनी अधिक इनकम नहीं है, बहुत से लोग आय विहीन हो चुके हैं, या उनके पास उतनी आय नहीं है, फिर भी तो आय नहीं है तो वो वस्तुओं सेवाओं की उतनी अधिक मांग नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुद्रास्फीति है। तो इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उत्पादक वर्ग है उसकी लागतें बढ़ गई हैं। तो जब लागतें बढ़ गई हैं तो इस कारण से मुद्रास्फीति बढ़ी है। और दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन में जो उत्पादक और व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है, हानि हुई है, उसकी भरपाई के लिए वह वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को क्या कर दिया है, पहले से बढ़ा दिया है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, एक तो मांग कम है और ज़्यादा मुद्रास्फीति है, साथ में मंदी की अवस्था भी है। तो ये तीनों चीज़ मिलकर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक चिंतनीय स्थिति में पहुंचा दिए हैं, उस स्थिति में डाल दिए हैं जहां से इसको निकालने के लिए दो धारी तलवार पे चल रहा है। क्योंकि जैसे ही हम मांग बढ़ाएंगे वैसे ही मुद्रास्फीति और बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे ही मंदी को बाहर निकालने के लिए हम पैसे का निवेश करेंगे या इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे वैसे ही मुद्रास्फीति और बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। जब हम लोग मुद्रास्फीति का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इसको बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे किस प्रकार वर्क करती है मांग और मुद्रास्फीति। यहाँ पर बस डिटेल में हम नहीं, बस शॉर्ट में जान लेते हैं। अब हमें जो सरकार की राजकोषीय नीति है, बजट के माध्यम से राजकोषीय नीति का संचालन करती है, भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन करती है, इन दोनों पॉलिसियों को एक साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना होगा कि मांग भी अर्थव्यवस्था में बढ़े लेकिन मुद्रास्फीति भी नियंत्रित रहे। तो याद रखिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में मुद्रास्फीति भी बहुत एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। यद्यपि मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक प्रोत्साहन देती है, लेकिन यह स्थिति थोड़ी ज़्यादा होने लगी है कि मुद्रास्फीति की दर अब पहले से अधिक बढ़ गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति के बाद आते हैं हम लोग कि जो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन था वो बहुत ज्यादा गिर गया है। औद्योगिक उत्पादन पहले से कम हुआ है। कारण क्या है कि औद्योगिक या तो लॉकडाउन के समय जो मजदूर थे, आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी गई, तो मजदूर थे वो उत्पादन गतिविधियां बंद होने के कारण मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, तो औद्योगिक उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। अभी भी औद्योगिक उत्पादन पूर्व अवस्था में नहीं आ पाया है। उसका कारण एक है कि हमारा निर्यात भी प्रभावित हुआ है, निर्यात कम हुआ है। तो इस कारण जो औद्योगिक उत्पादन था वो अभी उस स्तर तक नहीं बढ़ पाया है जो वो 22 मार्च या 25 मार्च 2020 के पहले था, क्योंकि विश्व के कई देशों ने निर्यात को अपने यहाँ प्रतिबंध कर दिया, व्यापार को प्रतिबंध कर दिया। कोविड-19 से बचने के चक्कर में भारत ने भी वैश्विक व्यापार को अपने कुछ सीमित रूप से ही खोला, बाकी स्थगित कर दिया। तो जो औद्योगिक उत्पादन था हमारा वो गिरा है।
और अभी भी औद्योगिक उत्पादन हमारा पूर्व के स्तर पर नहीं आया है। इसके लिए क्या करना है कि रोजगार के अवसरों को सृजित करिए, इसी औद्योगिक क्षेत्र में सृजित हो पाएगा। तो बेरोजगारी जैसी समस्या इसी औद्योगिक क्षेत्र से ही दूर हो सकती है। तो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना होगा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए पहला होगा कि घरेलू डिमांड को जनरेट किया जाए, जो घरेलू मांग है उसे जनरेट किया जाए, अपने निर्यात को बढ़ाया जाए। ये चीज़ करनी होगी हमें। साथ साथ एक चीज़ और करना होगा कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है इसके उत्पादन में जो कमी आई है इसे भी बढ़ाना होगा, क्योंकि कृषि उत्पादन किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। यद्यपि यह क्षेत्र हमेशा वनरेबल बना रहता है, हमेशा ये थोड़ी सी समस्या में तो ग्रसित रहता है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन किया गया है उससे यह क्षेत्र और प्रभावित हुआ है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र को भी बढ़ाना है, क्योंकि कृषक की आय कम हुई है, वो निवेश करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है, या कृषि वस्तुओं के उत्पादन का उसे उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि निर्यात हमारा प्रतिबंधित है या रुका हुआ है, या हमारी जो एक तरह से कहा जाए कि घरेलू अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं जिससे इससे वित्त नहीं मिल पा रहा है। तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर भी क्या हुई है, प्रभावित हुई है। अब देखते हैं एक जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई है, अर्थव्यवस्था के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या है, वो है पलायन। जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन किया गया तो भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर जो मजदूर थे उनका पलायन हुआ। और ये पलायन कहाँ हुआ? जब उत्पादन गतिविधियाँ ठप थीं तो उनको आय मिली नहीं, जीवन स्तर जीने की समस्या उनके सामने हो गई, और कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएशन हो गया कि कोविड-19 की चपेट में आ जाएंगे। तो सरकार चाहे जितना आश्वासन उन्हें दी थी कि उनकी सुविधा, उनकी ख्याल रखा जाएगा या जो भी किया जाएगा, वो जहाँ हैं वहीं रुकें, लेकिन जो मजदूर वर्ग था या जो एक जगह से दूसरे वर्ग में माइग्रेट करके गया हुआ था उसके अंदर भरोसा नहीं आ पाया, और वो अपने मूल स्थान या जो उसका अपना घर था वहां पर वापस आना शुरू कर दिया। तो बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, और ये पलायन भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष दो प्रकार की चुनौतियां लेकर आया। चुनौतियां पहली आया कि जो सोर्स एरिया था जहां पर ये मजदूर उत्पन्न हुए थे, इनको सोर्स एरिया कहा जाता है, जो इनका होम टाउन था, ये वहां पर चले गए। तो जब वहां पर गए तो वहां पे जनाधिक्य की स्थिति हो गई, और इस जनाधिक्य के कारण वहां पर उस स्तर का रोजगार नहीं था। तो ये यहां पर अव्यवस्था का एक तरह से वातावरण था, क्योंकि यहां पर तो ये रोजगार नहीं था, तभी तो ये गए थे दूसरी जगह रोजगार के लिए। तो पहले से ही रोजगार नहीं था और ये वापस आ गए, तो यहाँ पर और समस्या उत्पन्न होगी। तो जिस स्थान पर गए वहाँ की सरकार पर भी दबाव बनने लगा कि या तो इन्हें रोजगार दे या फिर इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि संसाधनों पर दबाव बढ़ा, और जहाँ पर ये गए थे गंतव्य, जो इनका डेस्टिनेशन था, जो गंतव्य था, यहां पर क्या हो गया कि जनाभाव हो गया, यानी कि लोगों की कमी होगी, जनाभाव हो गया। तो यहां पर उत्पादन गतिविधियां क्या हो गई, प्रभावित हो गई। लॉकडाउन में धीरे धीरे अनलॉक शुरू किया गया और बहुत प्रयास किया गया कि जो पलायन औद्योगिक या इंडस्ट्रियल या बड़े शहरी क्षेत्रों से होकर गांवों की तरफ हुआ है वो फिर से आ जाएं, ताकि आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्राप्त किया जा सके या पहले के स्तर पर लाया जा सके। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी जो मजदूर हैं या वर्कर हैं वो अपने औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे वो कार्य करते थे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। उसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि परिवहन साधन सीमित रूप से भी संचालित हुए हैं, तो उनके पास परिवहन के साधन नहीं है। और दूसरा कारण है कि अभी भी उनको इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा है कि मैं जाऊंगा तो मुझे रोजगार मिलेगा और जो कोविड-19 पैंडेमिक था इससे सुरक्षित रह पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो एक परिवहन साधनों की कमी और साथ में जो एक असुरक्षा की भावना है
वो इस चीज़ को रोके हुए है कि जो मजदूर पलायन करके चले गए थे, क्योंकि बहुत से मजदूर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनिंग चलाई गई थी उसमें आए थे, लेकिन मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या अपने साधनों से या पैदल 2-2 हज़ार, 2,500 या 1,500 किलोमीटर की यात्रा करके गए हैं वो, तो उनमें अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो पलायन करके मजदूर गए हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे जाएं और उत्पादन गतिविधियों को शुरू किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब किसी देश की जनसंख्या अपनी सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त कर दे या सरकार उसकी विश्वास की बहाली के लिए कोई ठोस काम न कर पाए, तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ही नहीं सिर्फ गिरती हैं, वहाँ पर जो विश्वास बहाली होता है या सरकार में भरोसा होता है वो भी कम होती है। तो अगली जो समस्या थी वो पलायन की समस्या थी, माइग्रेंट लेबर की जो समस्या थी कि लेबर बहुत बड़े पैमाने पर पलायन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे और वो पुनः अपने जो डेस्टिनेशन है या जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर उस मात्रा में अभी वापस नहीं आ पाए हैं। जो अगली समस्या है वो है स्वास्थ्य सेवाओं। स्वास्थ्य सेवाएं जो थी, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सबसे अधिक दबाव स्वास्थ्य सेवाओं पर थी। और ये स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली होती हैं फिक्स्ड और दूसरी होती हैं वेरिएबल। फिक्स का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, बेड्स, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड हैं। वेरिएबल में क्या हो गया, डॉक्टर की संख्या हो गई या मेडिकल स्टाफ की संख्या हो गई, दवाइयाँ हो गई, पीपी किट हो गई या जो भी अन्य चीज़ें हैं। यहाँ पर दोनों की बहुत ज़्यादा कमी है और कहा जा रहा है कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न स्तर की हैं या अपर्याप्त हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं थी हमारी, वो बिल्कुल ही चरमरा गई थी, या बिल्कुल कहा जाए कि उनकी एक तरह से कलई खुल गई थी, एक्सपोज्ड हो गई थी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाए। जब तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरेंगी तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मेडिकल सेक्टर है, जो हेल्थ फैसिलिटी सेक्टर है, ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक को कहा जा रहा है कि अभी भारत में पहला जो वेव थी वो अभी धीरे धीरे कम हो रही है, फिर सेकेंड वेव आ जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जो यूरोपीय देश हैं उसमें सेकेंड वेव आना शुरू हो चुकी है। भारत में सितंबर महीने में देखा गया था कि एक दिन में जो केस थी वो लगभग 99,000 के आसपास पहुंचना शुरू हो गई थी। एक दिन पे 95,000, 98,000, 99,000 इस तरह की केस पहुंचना शुरू हो गई। आज के दिन में वो घट के लगभग 60,000 के आसपास तो आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सेकेंड वेव अभी आएगी, क्योंकि यूरोपीय देशों में भी सेकेंड वेव आना शुरू हो चुकी है और स्पेन में कर्फ्यू लगा दिया गया है रात के समय कि सेकेंड वेव वहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो जब विश्व के जो पश्चिमी देश हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं जब इसके सामने नहीं टिक रही हैं, तो भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं तो अभी भी उस स्तर की नहीं हैं। तो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इन्हें सुधारा जाए, और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार कर ही हम कोविड-19 जैसे पैंडेमिक का सामना कर सकते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए हमें पहले जो फिक्स्ड कॉस्ट या जो फिक्स्ड इनके निवेश है उसको बढ़ाना है, यानी कि अस्पताल, बेड की संख्या, मशीन, इनको बढ़ाना है, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ानी है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ानी है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है, जो भी है ये हेल्थ फैसिलिटी बढ़ानी है। साथ में जो वेरिएबल डॉक्टरों की जो संख्या है, क्योंकि भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर या प्रति मिलियन पॉपुलेशन पर डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, इस मेडिकल स्टाफ की संख्या बहुत कम है, तो इसे बढ़ाना है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी देखी गई है या जो कमियां देखी गई हैं इन्हें सुधारना है। अगला है जो समस्या है वो है शिक्षण संस्थाओं को सुधार। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सबसे अधिक प्रभावित
जो सर्विसेज थी उसमें शिक्षण संस्थाएं थीं, लगभग अभी भी अक्टूबर महीना समाप्त होने वाला है और शिक्षण संस्थाएं बंद ही हैं, लगभग 95% के आसपास बंद ही हैं। कुछ राज्यों ने कुछ हद तक छूट दी है, लेकिन शिक्षण संस्थाएं अभी भी बंद हैं। तो और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं तो इसमें जो सामान्य जो अध्ययन कार्य होता है उसके साथ साथ जो शोध कार्य होता है ये भी क्या है, प्रभावित है, बंद है। तो शिक्षण संस्थाओं को खोलने की बहुत एक चुनौती है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर छात्र अध्ययन करते हैं। शिक्षण संस्थाएं वो जगह हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर गैदरिंग होगी स्टूडेंट की, और यह माना जा रहा है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के अगर इस संपर्क में आएगा तो कोविड-19 के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो जो शिक्षण संस्थाएं, इसमें मेडिकल शिक्षण संस्थाएं, इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थाएं या प्रबंधकीय शिक्षण संस्थाएं, मैनेजमेंट, मेडिकल रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड या अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको खोलने की बहुत बड़ी चुनौती है कि इनको किस प्रकार खोला जाए, किस प्रकार से अध्ययन कार्य शुरू किया जाए। क्योंकि भारत जैसे देश में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण संस्थान अभी उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए या शिक्षा कार्य संचालित होने के लिए कई प्रकार की आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे पहला है इंटरनेट की हाई स्पीड यानी कि ब्रॉडबैंड सुविधा, जो भारत के दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध नहीं है, और जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर भी इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि विदाउट इंटरप्टेड ये सर्विसेज शुरू की जा सके। दूसरा, लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए जो हार्डवेयर के रूप में देखा जाता है, या अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अभी उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों में पॉकेट के रूप में तो ये ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े भाग में देश के ये ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। तो इस शिक्षण संस्थाओं को शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। बिना शिक्षण संस्थाओं के शुरू करने के हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में देश का बहुत बड़ा हिस्सा लगा हुआ है, तो इसे आर्थिक गतिविधियों में देखा जाए कि ये भी एक शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई समस्या है, बट कहीं ना कहीं ये आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई है। जो अगली समस्या है हमारे देश की, या जो हम लोग के समक्ष समस्या है, उसमें एक समस्या सबसे बड़ी है कि जो परिवहन सुविधाएं हैं, जो परिवहन की सुविधा है, इसे कैसे सुधारा जाए। जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया गया तो उस समय परिवहन सुविधाओं को, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया, और कहा जाए कि 99% परिवहन सुविधाओं को लगभग स्थगित कर दिया गया था। और आज के संदर्भ में भी अनलॉक 5 का दौर चल रहा है इस समय, लेकिन आज के दौर में भी जो एक तरह से कहा जाए कि परिवहन सुविधा है वो पूर्व अवस्था से अभी भी कम है। इसको कैसे देखते हैं हम लोग कि जो रेलों का परिचालन था, रेलों का परिचालन धीरे धीरे शुरू किया गया मई के फर्स्ट हाफ में, लेकिन अभी भी सीमित रूप से रेलें चल रही हैं, लिमिटेड रूप से रेलें चल रही हैं, जिसमें पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें या सुपरफास्ट ट्रेनें का ही संचालन किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो परिवहन के साधन हैं, जिसमें रेल है, रोड है, एयरवेज है, वाटरवेज है, ये अभी भी बहुत सीमित रूप से चल रही हैं। रेलवे भी बहुत सीमित रूप से संचालित की जा रही है। धीरे धीरे इसमें रेलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो अभी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाई है। और रेलों के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या रोजगार प्राप्त करती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जो वेंडर होते हैं, जो सामान बेचते हैं, या रेलों में जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं, वो वस्तुओं को क्रय विक्रय करते हैं, तो ये क्या होता है कि वो ठप है पूरी तरह से। दूसरा कि रेलों के जो यात्रियों के परिवहन के लिए, जैसे ऑटो हो गई, टैक्सी हो गई, कैब हो गई, रिक्शे हो गए, जब यात्री ले जा रहे हैं तो उस पर निर्भर रहने वाले वो भी बेरोजगार हैं या कम रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार या
इस प्रकार के जो लोग हैं जो रेलवे के परिचालन से संबंधित कार्यों में रोजगार प्राप्त करते हैं, वो भी क्या है, बेरोजगार हैं। दूसरा रोडवे, रोड ट्रांसपोर्टेशन शुरू तो किया गया है, लेकिन जब व्यक्ति के हाथ में आय नहीं होगी तो वो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेवल कैसे करेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन को शुरू तो किया गया है, लेकिन अभी भी ये पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाई है और बहुत सीमित रूप से शुरू किया गया था। धीरे धीरे अब ये पूर्ववर्ती अवस्था में आ रहा है, लेकिन अभी भी समस्या है। जो एयर ट्रैफिक है, इसमें डोमेस्टिक फ्लाइटों को तो अलाउ कर दिया गया है, डोमेस्टिक एयरलाइंस तो अलाउड हो गई हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो अभी पूरी तरह से बंद की गई हैं। एयर बबल्स के माध्यम से सीमित रूप से एयर ट्रैफिक किया जा रहा है या एयर ट्रैवल किया जा रहा है कुछ देशों के, लिमिटेड देशों के साथ, लेकिन वो भी बहुत सीमित है। तो एयर ट्रैफिक जो है या एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी डोमेस्टिक तो चल रहा है, लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि जब व्यक्ति के हाथ में आय नहीं है तो वो कहाँ से ट्रेवल करेगा। और जो कहा जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन किया गया है उसमें एयरवेज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इनका घाटा बहुत बड़ा है। दूसरा वाटरवेज, ये हमारे देश में जब इंटरनेशनल ट्रेड ही बहुत ज़्यादा सीमित हो गया है, अभी उतने स्तर पर नहीं हो रहा है, तो जो वाटरवेज है वो भी प्रभावित हुई है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने एक ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन को पूर्ववर्ती अवस्था में लाया जाए। लॉकडाउन के पहले की जो अवस्था थी उस अवस्था में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर आने की बहुत बड़ी चुनौती है। अगली समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉकडाउन ने क्या किया है कि विनिवेश या निवेश को प्रभावित किया है। और आधारभूत संरचना में दो तरह के निवेश किए गए थे, एक सरकारी निवेश किया गया था और एक निजी निवेश किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों प्रकार का निवेश प्रभावित हुआ है। आधारभूत संरचना में हम शामिल करते हैं, पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है कम्युनिकेशन और तीसरा होता है पावर यानी कि ऊर्जा क्षेत्र। ट्रांसपोर्टेशन की हालत हम लोगों ने देख ली, कम्युनिकेशन भी कमोवेश से ही प्रभावित है और पावर सेक्टर भी यही प्रभावित है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश था, उत्पादन था, वो प्रभावित हुआ है। विदेशी निवेश भी प्रभावित हुआ है, जो घरेलू निवेश था वो भी प्रभावित हुआ आधारभूत संरचना में, जो सरकारी निवेश था वो भी प्रभावित हुआ है, जो निजी निवेश था वो भी प्रभावित था। क्योंकि अभी निजी निवेश लगभग होल्ड किया गया है कि जब तक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां नहीं पहले के स्तर की आती हैं तब तक निवेश को बहुत कम कर दिया गया है या लगभग रोक दिया गया है। तो आधारभूत संरचना की वृद्धि को बनाए रखना एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के सामने है, क्योंकि कोई चीज़ जब रुक जाती है तो फिर उसको स्टार्ट करने में एक बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो जो आधारभूत संरचना के स्तर पर समस्या है या इसकी सही करने की समस्या है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला जो है समस्या वो है पर्यटन, टूरिज्म। विश्व में पर्यटन एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में देखा गया और भारत में भी पर्यटन एक बहुत बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पर्यटन बिल्कुल जीरो हो चुका था, घरेलू पर्यटन भी और वैश्विक पर्यटन भी। तो जो घरेलू पर्यटक थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते थे और जो विश्व के अन्य देशों से विदेशी पर्यटक आते थे वो भी नहीं आ पाते थे। पर्यटन ऐसा उद्योग है कि इस पे बहुत बड़ी जनसंख्या निर्भर करती है। होटल, ट्रांसपोर्टेशन, जो गाइड हैं, ये सब पर्यटन उद्योग पे निर्भर होने वाले हैं। ये पूरी तरह से घाटे में चले गए और अभी भी पर्यटन उद्योग बहुत सीमित रूप से शुरू किया गया है। तो पर्यटन में जो लगे हुए या जो रोजगार प्राप्त कर रहे थे पर्यटन से रिलेटेड, वो अभी भी बेरोजगार हैं। तो पर्यटन उद्योग को खोलना एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग के सामने, क्योंकि यह पर्यटन उद्योग लगभग जीरो पहुंच गया है। सीमित रूप से थोड़ा शुरू किया गया है, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ही उतनी अच्छी नहीं है, इंटरनेशनल एयरलाइंस ही नहीं शुरू की गई हैं या घरेलू एयरलाइंस भी बहुत सीमित हैं, जो रेलवे का परिचालन है वो भी सीमित रूप से किया गया है, तो पर्यटक फिर आएंगे कैसे।
और पर्यटकों के बीच में एक विश्वास बहाली कि मेरा जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कोरोना या कोविड-19 से बचने के लिए सुविधाएं होंगी कि नहीं होंगी, कहीं मैं वहाँ पे जाके ग्रसित न हो जाऊँ। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो पर्यटन इंडस्ट्री है, पर्यटन उद्योग है, इसको खोलना या इसको पूर्व अवस्था में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पर्यटन उद्योग को शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोग के सामने है। अब इसके साथ साथ क्या हो गया है कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में लोगों की आय कम हुई है, और आय कम हुई है तो इससे मांग की समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति अब वस्तु सेवाओं की उतनी अधिक मांग नहीं कर रहा है। उसका कारण है कि उसके हाथ में आय नहीं है। तो एक इनकम जनरेट करने की बहुत बड़ी समस्या है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो विदेशी व्यापार था, वैश्विक व्यापार था, वो बहुत प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है, हमारा निर्यात प्रभावित हुआ है, हमारा आयात प्रभावित हुआ है, और इस कारण से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ये भी प्रभावित हुआ है, और इसी से रिलेटेड है जो हमारी घरेलू मुद्रा थी, रुपया, इसका मूल्य भी प्रभावित हुआ है। इसके विनिमय दर में भी गिरावट आई है। तो जब विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ है तो इस तरह से दो तरह से नुकसान हुआ है। एक नुकसान तो ये हुआ है कि हमारा जो निर्यात था वो घट गया है। तो निर्यात जब घटा है तो हमारी जो वस्तुओं के उत्पादन स्तर था वो गिर गया है। जो विदेशी मुद्रा हम प्राप्त करते थे निर्यात करके, वो कम हो गया है, गिर गया है। आयात करते थे तो हम दो तरह की वस्तुएं आयात करते थे। एक उपभोग वस्तुएं आयात करते थे जिनको प्रत्यक्ष रूप से हम आयात करके उपभोग करते थे। दूसरा, आयात में मशीनरी, टेक्नोलॉजी आयात करते थे। तो वो जब घटा है तो हमारे देश में उत्पादन गतिविधियां भी घटी हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमारा देश मार्कर के निर्माण के लिए मार्कर का उत्पादन करता है, लेकिन जो इसकी इंक है वो विदेश से आयात की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंक आयात नहीं होगी तो हमारे देश में मार्कर का उत्पादन नहीं होगा, और जब मार्कर का उत्पादन नहीं होगा तो इसमें जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इंक आ नहीं रही है। और इंक नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कि मार्कर का उत्पादन नहीं होगा। और जब विश्व में यदि किसी प्रकार से मार्कर का उत्पादन कर ले रहे हैं, जो वैश्विक व्यापार प्रतिबंधित है या कम है, तो हम इसी मार्कर का यदि किसी दूसरे देश को निर्यात करते हैं, वो भी बंद है, तो भी मार्कर का उत्पादन नहीं होगा। और इस तरह से हमारी रुपए की मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में वो कम होगी, तो उससे रुपए की कीमत घटेगी, या जिसे कहा जाएगा कि रुपया डॉलर के सापेक्ष कमजोर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा भुगतान संतुलन भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार जो हमारा वैश्विक व्यापार है वो प्रभावित हुआ है, वो पहले की अपेक्षा कम हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वैश्विक व्यापार को खोला जाए और इसको पूर्ववर्ती अवस्था में, यानी कि 25 मार्च 2020 के पहले की जो अवस्था थी उस अवस्था में लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था के समक्ष हमारे और हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष, क्योंकि हम सपोज कर लीजिए कि हम रिकवर भी कर जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि विश्व के जिन देशों को हम निर्यात करते थे या विश्व के जिन देशों के साथ हम आयात करते थे उनकी स्थिति भी सुधर गई हो और वो हमारी वस्तु सेवाओं की मांग पहले की अपेक्षा पहले के जैसे जारी रखते हों। हो सकता है कि उनकी स्थिति उतनी न सुधरी हो और वो हमारी वस्तु सेवाओं की मांग उतनी अच्छी तरह से न कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है वैश्विक व्यापार को पूर्ववर्ती अवस्था में लाने की। जो अगली समस्या है वो है वाणिज्य एवं व्यापार की। जब लॉकडाउन किया गया तो जो वाणिज्य एवं व्यापार था, जो व्यापारी वर्ग था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि व्यापारी गतिविधियां या वाणिज्यिक गतिविधियां बंद कर दी गई। जो मार्केट्स थी वो बंद कर दी गई। कुछ आवश्यक वस्तुओं की मार्केट तो खुली रही या उनके व्यापार पे तो प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो वाणिज्यिक या व्यापारिक गतिविधियां थीं वो पूरी तरह से बंद थीं।
तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे यहाँ वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियां हैं, इन्हें शुरू किया जाए। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार भी, इन्हें शुरू किया जाए। व्यापारियों या जो वाणिज्य कार्य में लगे हुए हैं उनकी लागतें बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि यह कहा गया कि वो कम स्टाफ के साथ कार्य करेंगे या एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं लागतें बढ़ गई। उनको कहा गया कस्टमर थोड़े उनके यहाँ कम आएंगे, तो इससे क्या हुआ, उनकी लागतें बढ़ी हैं। तो इस प्रकार से वस्तु सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने का कारण ये भी है कि जो उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों की लागतें बढ़ी हैं उसको कम करना और पूर्व अवस्था में लेकर आने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये इन चुनौतियों के साथ साथ यदि हम देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या के रूप में क्या हमारे सामने आई है कि जो हमारी बैंक थे और बैंकों के पास जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी, जो भारतीय बैंकों के पास भारतीय बैंकों की गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां थीं, इनकी मात्रा ज़्यादा थी। और यह माना गया था कि जब लॉकडाउन लगा था उसके पहले तक ये कैलकुलेट किया गया था कि बैंकों के कुल ऋण में लगभग 11 से 12% एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो गया है और यह एनपीए बैंकों के लिए एक बोझ हो गया है या एक लायबिलिटी के रूप में हो गया है। यह मात्रा और बढ़ गई है। कारण है कि जो बैंक ऋण वितरित किए थे या निवेश किए थे वो आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण उनके मिलने की संभावना कम होती जा रही है। तो जो वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय संरचना या वित्तीय ढांचा हमारा पहले से दबाव में था, वो कोविड-19 के दौर में और दबाव में आ चुका है। क्यों? क्योंकि बैंकों के जो ऋण वितरण था, जो बैंकों की परिसंपत्तियां थीं, एक तो पहले से हमारे देश में कुछ स्कैंडल हो गए जिसमें बैंकों के पैसे लेकर या बैंकों का पैसा डूब गया, कई लोग देश छोड़ के भाग भी गए। तो और जो बैंक यहाँ पे निवेश किए थे वो भी दबाव में था। इस समय क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन किया गया है, इससे बैंक जो निवेश किए थे या ऋण वितरित किए थे वो भी क्या हो रहा है, उनको प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां कम हो गई हैं। तो जो उत्पादन कार्य था वो ठप था, तो उनको रिटर्न, बैंकों को रिटर्न मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो पहले से हमारी वित्तीय संरचना दबाव में थी वो और दबाव में आ चुकी है। तो बैंकों का एनपीए बढ़ना एक बहुत समस्या है। अगली जो समस्या है वो ये है कि जो हमारे सरकार का राजस्व था ये घटा है। सरकार अपने कार्यों के लिए राजस्व पर निर्भर करती है और राजस्व का मुख्य स्रोत होता है कर आय, और यह कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से सरकार को प्राप्त होता है। जब आर्थिक गतिविधियां ही ठप हैं या कम हैं तो सरकार को मिलने वाला जो कर राजस्व है या जो सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको पीएसयू कहा जाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, ये क्या है, इनको मिलने वाला लाभ भी कम होगा। और सरकार को जो कर मिलता था, कई प्रकार के कर थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कर की मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई। तो सो सरकार को लाभ मिलने वाला, जो राजस्व मिलने वाला था, उसकी मात्रा घटी है। और सरकार की राजस्व की जब मात्रा घटी है तो अर्थव्यवस्था में निवेश भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि सरकार निवेश कार्य भी करती है। तो निवेश जब करती है तो इससे लोगों को आय, रोजगार मिलता है, वो भी प्रभावित हुआ है। और सरकार राजस्व के माध्यम से कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन या इस तरह के अन्य, या कई चीज़ों पे सब्सिडी देती है, जिसमें उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, केरोसिन ऑयल या एलपीजी सब्सिडी, कई प्रकार की राहत सामग्री भी वितरित करती है सरकार। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का राजस्व घटेगा तो इस लोक कल्याणकारी योजनाओं का पे भी क्या प्रभाव, इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब एक समस्या है कि जब आर्थिक गतिविधियां ही कम है तो सरकार राजस्व का संग्रह कैसे करे, कैसे बढ़ाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार राजस्व एकत्रण के माध्यम से विकास गतिविधियां या बजटरी लक्ष्यों को प्राप्त करती है, जिनको बजट, जिनका प्रावधान बजट में किया था, वो प्रभावित हो। और जाहिर सी बात है कि अगर राजस्व घटेगा तो सरकार की निवेश
या लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी जाती है कि सरकार भारत में जितने नागरिक हैं इनके कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी प्रभावित होंगी। इससे प्रभावित होंगी यदि लोगों के कल्याण में सरकार योगदान नहीं दे पाएगी तो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास भी कम होगा और कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो ये सारी समस्याएं, चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को कई स्तरों पर कार्य करना होगा, जिसमें मैक्रो लेवल पर भी, बृहद स्तर पर भी और माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर भी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में इनकम जनरेट करनी होगी और इसका सबसे बड़ा माध्यम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य को तेजी के साथ एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। मनरेगा जैसे प्रोग्राम जो सीधे सीधे रोजगार सृजन करते हैं, इनमें पैसा निवेश किया जाए या इनमें रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां इस समय वर्तमान समय में हैं ये आपको समझ में आई होंगी। इन्हीं संदर्भों में आपको देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय किस प्रकार की समस्या में फंसी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा वो होगा कि जो भारतीय सरकार द्वारा या कहा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत को 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में भारत को बदलना है। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा वो यही होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए भारत को क्या क्या प्रयास करना होगा, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको एक अच्छे से आप पढ़िएगा, इसको लिखिएगा, समझ में आएगा। मैं क्लास यहीं ऑफ करता हूँ। थैंक यू।